हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इन जनरल। आज हम कुछ हटके केवल वही कंपनी का एनालिसिस एनालिसिस करके मेरे को लगता है आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाते हो, तो हम थोड़ा सा अलग हटके बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंग्रेडिएंट है जो मल्टी बैगर अगर हमको फाइंड आउट करना है, हमारा स्टॉक अगर मल्टी बैगर बनना है तो वो फैक्टर को हमको मिस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ केस स्टडी भी लूँगा इस वीडियो में। और तो आप कोई भी स्टॉक को बाय या सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं लेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं ना रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था वॉरेन बफे का। तो देखो, उसने वॉरेन बफेट ने कोई गैस करना चाहेगा कौन सा जो उसका बिजनेस था, उसको मतलब एज अ कैश का वो इस्तेमाल करते थे और बहुत पैसा कमाया उससे। उन्होंने स्टार्टिंग में ही वो परचेस कर लिए थे। 1972 के आसपास की बात है। तो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, वो बिजनेस था सीज कैंडीज। मतलब वो चॉकलेट्स का बिजनेस था। जो स्मॉल मतलब जो छोटी छोटी चॉकलेट बहुत कैलिफोर्निया में जो बिकती है, यूएस में बहुत। तो आप देखो, सीज कैंडी वाला बिजनेस इसको वॉरेन बफे जी को मिल रहा था 1972 में अराउंड $25 मिलियन में। हाँ, उस समय बहुत बड़ा होता है $25 मिलियन। और वो करीब कैश जनरेट कर रहा था, मतलब उसकी अर्निंग्स थी पर ईयर के अराउंड 2 मिलियन के आसपास। तो जब उन्होंने परचेस किया इस बिजनेस को, उसके 12 साल बाद मतलब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट वो सीज कैंडीज वाला जो बिजनेस है वो 13 मिलियन जनरेट कर रहा था अर्निंग्स पर ईयर। मतलब कैश फ्लो उसका हो चुका था 13 मिलियंस का हर साल की अर्निंग्स, मान लो आप 1984 में 12 ईयर्स के बाद। तो आप देखो मतलब क्या खासियत है उस बिजनेस की। क्या ऐसा मतलब क्या ऐसा वॉरेन बफेट साहब ने देखा, क्या उनको अच्छा लगा। देखो फ्रेंड्स, जनरली हम क्या करते हैं कि हम जब कोई भी बिजनेस को हम देखते हैं, वॉच करते हैं, तो हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग पावर, प्राइसिंग कंट्रोल अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब आप देखो कि होता क्या है ना कि अगर कोई कंपनी बहुत तेजी से मार्केट शेयर गेन कर रही है तो उसको हम जाके फट से ले लेते हैं। हमको लगता है ये तो बहुत तेजी से ग्रो। उसके बाद आजकल हम ज्यादा तो क्या है, सब हम चार्ट वार्ट देखते रहते हैं और बहुत इसका चार्ट ऊपर जा रहा है, स्टॉक प्राइस का अप हो रहा है, तो हम भ्रम में आके उसको परचेस कर लेते हैं। हम बिजनेस के पीछे को एनालाइज ही नहीं करते कि क्या चल रहा है बिजनेस में। तो प्राइसिंग पावर वाला फैक्टर जो है, अगर कोई कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है बिना अपना प्राइसिंग पावर लूज की, मतलब बिना अपने प्राइजेस को गिराए या बिना डिस्काउंट दिए या फिर बिना उधारी बोल लो, जैसे मैं तो एकदम लेमैन बिजनेस लैंग्वेज में बात करूंगा भाई कि हम, क्योंकि हम भी बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो आप देखो कि होता क्या है कि जनरली जब किसी की दुकान नहीं चलती, वो आओ भाई मेरे यहाँ से उधारी ले जाओ, रेट बढ़ा के दे देते हैं या उधारी में माल अपना बेचने लग जाते हैं। कुछ भी अदर एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब किए बिगर अगर आप मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो और प्राइजेस पे आपको बहुत अच्छा कंट्रोल है, अगर और प्राइजेस बढ़ा पा रहे हो तो सोने पे सुहागा। तो सीज कैंडीज वाले बिजनेस में क्या था, वॉरेन बफेट ने क्या एग्रीमेंट किया जिस जब वो लिया सीज कैंडीज वाले से। मतलब आप देखो, उसका जो था उसका ये कहना था कि हर साल के बाद मैं प्राइस को मैं कंट्रोल करूंगी चॉकलेट्स का। वॉरेन बफेट ने कहा मैनेजमेंट को, जब मैं अगर परचेस कर रहा हूँ तेरे से, $25 मिलियन की डील हुई थी और हर साल के बाद प्राइस लिस्ट मैं दूंगा। तो हर साल अब आप देखो, एक सिंपल सा है इसका, जो 12 साल में जो वॉल्यूम की ग्रोथ आई थी, ओनली 12% की ग्रोथ आई थी। ओनली 12% जो चॉकलेट बिजनेस था, मतलब 12 ईयर्स में ये $2 मिलियन का लगभग अर्निंग्स कर रहा था। तो 12 ईयर्स बाद $13 मिलियन का अर्निंग करने लग गया इसने। और वॉल्यूम ग्रोथ उस बीच में आई ओनली 2% CAGR की, ईयर ऑन ईयर। तो मतलब बाकी कहाँ से आई, बाकी पूरी जो ग्रोथ आई वैल्यू ग्रोथ। पूरा इनका प्राइसिंग पे इतना अच्छा कंट्रोल किए, मतलब ये इनहेरेंट मोड था कि इसकी जो चॉकलेट का टेस्ट बोल लो, आप डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो उस एरिया में, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो प्रोडक्ट की एक लत लग चुकी थी, या जैसे भी कि प्राइसिंग को इतना इजीली कंट्रोल कर पा रहे थे। सिर्फ प्राइजेस से ही इन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया। और यही नहीं, मतलब रिसेंटली में भी 5-10 साल, अभी रिसेंट में भी 5-10 साल पहले नहीं, सॉरी, 40-45 ईयर्स के बाद भी अभी भी इनको ये बिजनेस कैश काउ की तरह काम करता है और प्राइसिंग पावर पे आज भी कंट्रोल है। और ये इजीली मतलब अपना उस
पैसे से जो जहाँ से एक बिजनेस है कैश का, उसको बोलते हैं कैश ये जनरेट किए और दूसरे बिजनेस में पैसा लगाए, मतलब सिंपल सा है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम एक छोटा सा और उदाहरण लूँगा, जैसे मैं किंडर जॉय वगैरह है, तो किंडर जॉय देखो, आप अगर आपके आपके घर का कोई बच्चा जाएगा देखेगा किंडर जॉय, पहले थी 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, अभी आई थिंक 40, 50 या 60 रुपए जो भी होगी। प्राइसिंग पावर में इतना कंट्रोल है, मतलब उसमें है क्या, एक छोटा सा टॉय देते हैं और छोटी सी चॉकलेट है, मतलब आपको आप मैन्युफैक्चरिंग आप खुद देखना उसको बनाने में कितना पैसा लगेगा। लेकिन उसके बाद भी देखो, अगर आप घर का बच्चा बोले मुझे किंडर जॉय ही चाहिए, तो क्या आप 5-10 रुपए के लिए उसको नहीं लेके दोगे? सिंपल सी बात है। तो यहीं पे प्राइसिंग पावर का कंट्रोल आता है। अब है दूसरी चीजें। अब देखोगे, मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कुछ बिजनेसेस हैं, मतलब जैसे अब ई कॉमर्स का ही या बिजनेस देख लो, मतलब XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, इंडस्ट्री लीडर भी है, मार्केट लीडर भी है, जिनकी अच्छी पकड़ है, होल्ड है। कोई भी XYZ ई कॉमर्स बिजनेस या एयरलाइन बिजनेस में, मतलब वो टिकट बेचने के लिए चाहे ई कॉमर्स में मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, तो भाई अपने प्राइसिंग पावर को घटाते जा रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं और ऑफर्स तरह तरह के, मतलब जनरली यही होता है ई कॉमर्स या एयरलाइन इंडस्ट्री में, आप देखोगे तो। मतलब ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शंस भी होते हैं उसमें भी, मैं कोई ऐसा पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं बोल रहा हूँ। देखो, उसमें भी लीडर्स होते हैं, उसमें भी कुछ प्लेयर्स ऐसे आउट परफॉर्म करके आते हैं जिनका अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रहता है प्राइसिंग का। लेकिन एक इन जनरलाइज वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बिजनेस को अगर उससे कंपेयर करोगे, मतलब ये सीज कैंडीज वाला बिजनेस जिससे वॉरेन बफेट ने इतना कैश फ्लो जनरेट किया, इतनी अर्निंग जनरेट की, और ये सब जो ई कॉमर्स, मतलब यार बढ़ाने के लिए कुछ भी करो, डिस्काउंट दो, मार्केट शेयर का अभी तो कैप्चर करो, लॉस में जाते जाए हम, अर्निंग्स का मतलब ही नहीं है। एयरलाइन सबसे ज़्यादा जो बिजनेस फेल हुए हैं एयरलाइन इंडस्ट्रीज में ही फेल हुए हैं आज तक। मतलब वो टिकट भाई कोई भी जाता, किसी को गोवा जाना है, बॉम्बे जाना है, कहाँ सस्ती मिल रही फ्लाइट आदमी, सिंपल सी बात है। आता यंगस्टर का है जमाना, और इंडियन साइकोलॉजी को तो आप जानते ही हो कि भाई जहाँ प्राइसिंग वहाँ इंडियंस, ठीक है। तो ये था कुछ उसमें से। और मैंने मतलब देखो जो की इंग्रेडिएंट्स है ना, अच्छा एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो IGI करके एक कंपनी है, इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से 30%, 35% है, और 50% इंडिया में मार्केट शेयर इसने कैप्चर कर लिया है। ये सिंपल है, जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं और जो नेचुरल डायमंड्स हैं, मतलब दोनों को सर्टिफाई करती है। जो ज्वेलरीज वाले हैं, जो भी ज्वेलर्स अपने दुकान में रखते हैं, अपने शॉप में, रिटेलर्स, वो बोलते हैं कि भाई हमको सर्टिफिकेट चाहिए कि ओरिजिनल है कि नहीं डायमंड वगैरह, तो ये वहाँ से सर्टिफाई कराते हैं। अब देखो, इनका मार्केट शेयर तगड़ा है, ROC बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप इनका भी रिसेंट रिजल्ट देखोगे तो इसका जो CY 24 में, मतलब ये FY के हिसाब से कंपेयर नहीं करते, ये पूरे फुल ईयर जन टू दिसंबर तक फाइनेंशियल डाटा देते हैं। तो CY 24 में इनका नंबर ऑफ रिपोर्ट जनरेट हुआ 26%, मतलब 26% से रिपोर्ट जनरेट हुई, लेकिन रिवेन्यू में कितना ग्रोथ आया? 17%। मतलब आप देखो कि इसमें वैल्यू की डी ग्रोथ हुई है, मतलब प्राइसिंग पावर ये मतलब चार्ज नहीं कर पा रहा है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, क्योंकि क्या अभी माहौल भी ऐसा था कि US में इजीली अडॉप्टेड है लैब ग्रोन डायमंड्स वगैरह, तो हर कोई सोचा कि यार अब इसकी इतनी कोई नीड नहीं है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो गया लैब डायमंड्स वगैरह, लैब ग्रोन डायमंड्स ज्वेलरीज में, तो ये वो सब फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा था। देखो, मैं कोई कंपनी अच्छी है खराब उसके मुद्दे में नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा था हमको कैसे स्पॉट करना है, कैसे सोचना चाहिए। अब इसके भी इनहेरेंट एडवांटेज है भाई, ये जो कंपनी, इसका मार्केट शेयर इतना बड़ा है, इसका ROE इतना बढ़िया 50-60% के अबव, इसको कैश फ्लो में कभी कोई दिक्कत नहीं, हेल्दी कैश फ्लोज हैं, डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है। अगर आपको इस टाइप की कंपनी पसंद है तो भी ठीक है। अगर आप एग्रेसिव नेचर के हो, आपको फास्ट ग्रोइंग कंपनी पसंद है जो मार्केट शेयर तेजी से ग्रो कर रही हैं बिना प्राइसिंग पावर गंवाए, तो आप उस नेचर की कंपनियां ढूंढो। किसी में कोई वो नहीं, सबका अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड वाला खेल है बस। और देखो, इसके सेल्स ग्रोथ भी हुई जो IGI की, ओनली 3% हुई। अब इतने बड़े मार्केट शेयर में मतलब सेल्स ग्रोथ ऑब्वियस है ना कि कैसे अपन और कितना ही मार्केट कैप्चर करेंगे इतने बड़े बेस में होने के बाद, एक वो फैक्टर भी है। तो मेन तो आज मुद्दा था मेरा इस वीडियो में, मैं आपको प्राइसिंग पावर का कॉन्सेप्ट
समझाना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब वॉरेन बफेट का जो चूज करने का जो तरीका था, मतलब वो सीज कैंडी को इसीलिए चूज किया क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंट था। आप देखो कोको कोला में भी उनको इतना कॉन्फिडेंट था, बहुत पुराने शेयर होल्डर हैं कोको कोला का भी, वो बहुत सालों से मतलब वो रखे हुए थे, और उसमें भी उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कोको कोला में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर एक हैबिचुअल है, मतलब एक टेस्ट वाली बात है, वो प्राइस भी वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, मतलब तो ये सब फैक्टर्स हैं कि हम प्राइसिंग पावर को ना भूलें। दूसरा, मैं एक और समित वर्तक जी का फ्रॉम सेज वन के जो इन्वेस्टमेंट्स के जो पीएमएस है, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसके भी मैं कुछ लर्निंग शेयर करना चाहूँगा। देखो, इन्होंने बताया कि जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब ये मैं रिलेट करूँगा आपको प्राइसिंग पावर से, कि सेल्स ग्रोथ तो है ही है, और पी वैल्यूएशंस इतना हाई नहीं होना चाहिए भाई स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यूएशंस आपको देखना है। दूसरा, जो बॉटम लाइन तो देखो वो तो ऑब्वियस है, हमको अगर 20-25% से ग्रो करना है, हमको इतना रिटर्न चाहिए, तो हमको 20-25% के अबव ही बॉटम लाइन ग्रो करना चाहिए, सीधा सीधा पैड ग्रोथ। दूसरा, इन्होंने कहा सस्टेनेबल आरओई। यहीं पे देखो हमारा मतलब सीधा जो फॉर्मूला है मल्टीबैगर का, अगर आप अगर मतलब आपको इंडस्ट्री लीडर बनना है, आप छोटे स्मॉल कैप से स्टार्ट हो रहे हैं, स्मॉल कैप या मिड कैप से, तो आप वो जैसे अगर टेल विंड्स है जब सेक्टर में, तब ठीक है, सब कंपनियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब जब कभी हेडविंड्स आ जाए या कुछ ऐसा बियर मार्केट आ जाए या वो आ जाए, तो आप उस फॉल को सस्टेन कर सको। जैसे क्या है, शहर में सिंपल एग्जांपल में, जब सैलून खुलते हैं तो सब जगह सैलून, जब जिम खुलते हैं तो सब जगह जिम, मतलब बड़ा एक दो जिम वाले सैलून वाले को देखते रहे तो बहुत पैसा कमा रहा है, उसके बाद सब एंटर कर देते हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, उतने तेजी से बंद भी होते हैं, कंपटीशन जब आ जाता है तो उस मार्केट में जब कौन मतलब सस्टेन सर्वाइव कर पा रहा है और अपनी आरओई को बरकरार रखा है, मतलब सस्टेनेबल आरओई। आरओई कहाँ से आएगी? प्राइसिंग पावर से। वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही है, 20% के अबव वॉल्यूम ग्रोथ तो हम फोकस करते ही, लेकिन उस समय हमको प्राइसिंग पावर को भी ध्यान देना है। दूसरा, जब मैं बता रहा था कि ऐसा माहौल हो जाता है बियर मार्केट का जैसे अभी चल रहा है, या फिर कुछ कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है तो प्राइसिंग पे कंट्रोल नहीं रहता, उस समय जो कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर करे, कंसोलिडेट करें, और अच्छी खासी उसकी मतलब हेल्दी बुक रहे, हेल्दी बैलेंस शीट रहे अच्छी, वो सब कंपनीज ने पास्ट में 2007 से लेके 8-9 से लेके जो बियर मार्केट है उससे 10-15 साल वही कंपनी सबसे बड़ी मल्टीबैगर बनी है। और देखो, मल्टीबैगर बनने के लिए हाँ चांसेस हैं कि स्मॉल कैप ही ज़्यादा बनती है लार्ज कैप के मुकाबले, क्योंकि आप देखो जैसे 1 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप है तो वो 10 लाख करोड़ होने में ऑब्वियस है उसको बहुत समय लगेगा, और कोई अगर 2000 मार्केट कैप की कंपनी तो 20,000 मार्केट कैप होने में उसको कितना समय लगेगा। तो ये सब इन जनरल मतलब नॉर्मल ट्रेंड्स हैं टू स्पॉट द मल्टीबैगर्स। मुझे लगा मैंने अपनी लर्निंग्स में शेयर करूं आपसे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।